हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम लोकल गवर्नमेंट को शुरू करेंगे। हम इसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा कवर करेंगे। लगभग 30 ईयर के क्वेश्चन करेंगे हम। हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट हम उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। साथ ही यूपीएससी की जो ऑप्शन फ्रेम करता है उसको भी एनालाइज करेंगे, ताकि यूपीएससी ऑप्शन में जो ट्रैप सेटअप करता है उसको समझते हुए चलें, ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को हम इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी की पॉलिटी के सिलेबस को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहा है। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में जितने भी हम पॉइंट पढ़ेंगे, जितने भी पीवाईक्यू का इंसाइट रहेगा, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर जाए, जिससे आपका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाए। 25 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिया, देखिए क्या है, नॉट करेक्ट। सबसे पहले ये देखना है क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है तो पहले अंडरलाइन कर लेना है, नॉट करेक्ट पूछा क्या दिया है। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, ऐसा है क्या? नहीं, हमें पता है ना, जिसका भी कुछ पॉपुलेशन जिसके 20 लाख से वगैरह से ऊपर होते हैं किसी स्टेट में, उनको जो सेकेंड टीयर है उसको एग्जेम्पशन है, उनको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। वहाँ 2 टीयर भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, तो ये होना ही चाहिए आंसर में, तो ये गलत हो जाएगा। टू बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेन एज ऑफ 30 ईयर्स। हमें पता है ऑल लेवल ऑफ द पंचायत जो उनके मेंबर होते हैं उनका कितना एज होता है, 21 ईयर है, 21 ईयर है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो दूसरा भी होना चाहिए आंसर में। देखिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं तीसरा। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ओके, चीफ मिनिस्टर कंस्टिट्यूटेड ए कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द intermediate level and to make a recommendation regarding the distribution of net proceeds of taxes and duty level by state between the state and पंचायत at the intermediate level। देखिए, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में स्टेटमेंट दिया है, किसमें बनते हैं, 243 आई। और ये कौन बनाता है, ये गवर्नर बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं, ना कि चीफ मिनिस्टर। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो नॉट करेक्ट पूछा है। तो सारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो नॉट करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आपको ये याद रखना है कि अगर किसी स्टेट में पॉपुलेशन 20 लाख से नीचे रहेगा तो उनको सेकेंड ईयर जो है उसके से एग्जेम्पशन मिलता है। और सभी 20 ईयर 1 ईयर है हमारे पास, जितने भी हमारे जो पंचायत वगैरह हैं। हमने देखा था एमपी और एमएलए के लिए कितना था, एमपी एमएलए के लिए कितना था, 25 ईयर एज। हमने देखा था राज्यसभा के मेंबर के लिए कितना था, ये स्पेशली लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, राज्यसभा और एमएलसी के लिए कितना था, 30 ईयर था। फिर हमने देखा था उसमें प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कितना था, 35 ईयर था। एक और हमने देखा था जो लोकपाल था, लोकपाल के लिए कितना था, 45 ईयर एज, मैक्सिमम एज ये दिया किसी इंडिया में किसी अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव पोस्ट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, इस तरह का आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए बार बार क्वेश्चन आते हैं, पिछले भी लेक्चर में हमने देखा था ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमेशा याद रखना, जो फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, और एक और बॉडी होती कौन सा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बने गए थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं भाई। ठीक है, ये याद रखना है आपको, यहाँ पे मिनिस्टर नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अंडर आर्टिकल 243 आई है, आपको याद रखना है। 2024 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, अगेन सेलेक्ट द आंसर। ठीक है, तो करेक्ट मार्क करना है। तीन स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आर गिवन इन द पार्ट 9A ऑफ द, अच्छा पार्ट के बारे में क्वेश्चन दिया, देखिए सारे के सारे पार्ट पूछा है, तो हमें पता है ना पार्ट। अभी हमें देखिए आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, लेकिन आजकल यूपीएससी भी पूछ रहा है। तो म्यूनिसिपैलिटी किसमें दिया गया, पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आर गिवन इन पार्ट 9A, बिल्कुल ठीक है। पावर किसमें दिया, म्यूनिसिपैलिटी के, पंचायत के किसने दिए हैं, पंचायत के किसमें दिए हैं, पार्ट 9 में है ना, पार्ट 9 में है। और लेकिन जो पीआर है वो हमारे म्यूनिसिपैलिटी है, पार्ट 9 है, बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी पावर आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है। जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है जिसमें 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 352, 356, 356 और 360, ये तीनों तीनों जो होता है ना, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये पार्ट 18 में दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20, पार्ट 20 ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पार्ट 20 में एकमात्र आर्टिकल है, कौन सा अमेंडमेंट के लिए है, आर्टिकल 368। तो आपको याद रखना, ये तीनों के तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हमेशा पता होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आएगा, सपोज दैट अमेंडमेंट से रिलेटेड आए, तो आप ये हमेशा कोट कर सकते हैं, पार्ट 20 में दिया गया आर्टिकल कोट सकता है, हमेशा कोट करना है आपको, इससे आप मेंस में एक दो नंबर एक्स्ट्रा गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा, ये मैंने दिया था एक्चुअली। ये वाला मुझे नहीं याद था, ये पार्ट 18 वाला नहीं याद था, लेकिन ये दोनों मुझे याद था कहीं ना कहीं से।
ठीक है, तो मैं उसको गेस किया था, तो मेरा क्वेश्चन सही था ये। ठीक है, तो कभी-कभी एग्ज़ाम में होता है, जो हमारा गट फीलिंग होता है, जो हंच होता है, वो ठीक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो पार्ट 9 में ये दिया है और उसके ये आर्टिकल है, याद रखना है। 243, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, ये हमारा कौन है? ये इसमें भी दिया है, किसका दिया है? हमारा म्युनिसिपैलिटी का दिया है, म्युनिसिपैलिटी दिया है। और हमारा जो 243 से लेके 243 ओ तक दिया है, इसमें कौन दिया है? ये हमारा सब पंचायत के बारे में दिया है, ठीक है? रूरल लोकल बॉडी के बारे में दिया है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है? ये आर्टिकल आपको याद रखना है दोनों। और 73rd द्वारा ये आया था, 74th द्वारा ये आया था, ठीक है? ये रूरल लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से था, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट था, है ना? ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 टियर स्ट्रक्चर है। ये क्या है कि 3 टियर नहीं है, ये हमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन के हिसाब से, मेट्रोपॉलिटन के नेचर के हिसाब से बनाया गया है। नगर पंचायत बनता है, म्युनिसिपल काउंसिल बनता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 3 टियर है ना? पहले देखेंगे नीचे ग्राम पंचायत होगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हमारा ब्लॉक पंचायत कहीं-कहीं होता है, कहीं-कहीं उसको तालुका पंचायत वगैरह कहते हैं, फिर लास्ट में होता है जिला पंचायत वगैरह रहता है। ये हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो याद रखना है आपको। लोकल स्टेट गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन ये, ठीक है? तो इसका आंसर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्टीमेटली लोकल स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? इसका हमारा पर्पज यही था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है ना, अंडर आर्टिकल 243 किसमें? 243 ए में हमारा क्या दिया है? हमारा ग्राम सभा दिया है। और ग्राम सभा क्या होता है, हमें देखेंगे रूट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखता है ना, जो हमारे पंचायत वगैरह होते हैं, वहाँ पे जितने भी इलेक्टोरल हैं, जितने भी एक ग्राम सभा में जितने भी इलेक्टोरल मेंबर हैं, वो डायरेक्टली उसको, जितने भी इलेक्टर्स हैं जो 18 ईयर के ऊपर है, वो डायरेक्टली पंचायत वगैरह को इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट इसका ठीक है। फेडरलिज्म हम क्या होता है हमें पता है, ये डिवीजन ऑफ पावर होता है मोस्टली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो उसके बाद उसके जो नीचे के सब्स्टिट्यूट यूनिट होती है, उनके बीच में होता है, ठीक है? ये थर्ड टियर भी एक फॉर्म ऑफ होता है फेडरलिज्म का, लेकिन हमारे पास इसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, देखिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन भी होगा, लेकिन इसका अल्टीमेट पर्पस है ना, देखिए कि बेस्ट डिस्क्राइब, जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, तो हमें 4 में से सबसे बेस्ट चूज़ करना होता है, ये याद रखना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, लेकिन हमारे पास इसका अल्टीमेट क्या था? ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, ये डायरेक्ट हमारे कहते हैं ना, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा जाता है पंचायत के स्तर पे, ठीक है? वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इलेक्शन नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक सिर्फ एक कंपोनेंट होता है डायरेक्टली इलेक्ट करना, लेकिन और भी होते हैं, जैसे राइट टू रिकॉल हो गया, राइट टू इनिशिएशन हो गया ना, ये रेफरेंडम वगैरह हो गया, तो ये सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल होते हैं। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही तो डाइल्यूटेड फॉर्म है, तो बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का अल्टीमेट पर्पज ही यही था, ये याद रखना है। 2 की कंपोनेंट था इसे, कि जो हमारा थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर को लाने का 2 की पर्पज था। एक पहला था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द गवर्नेंस, ठीक है? गवर्नमेंट को पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बनाता है ना? गवर्नमेंट जो मशीनरी था, उसको लोकल लोगों में उनको क्या कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बनाना था, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना था। लोकल लेवल को अपना इश्यू जो है वो खुद सॉल्व करने के लिए उनको पावर दिया गया था, ठीक है? ये चीज़ था। एक होता है ना प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, कि जो जो भी इश्यूज होते हैं, जितने जो गवर्नेंस होता है, जिसके सबसे लोएस्ट लेवल लेवल पे जहाँ पे हम सॉल्व किया जाए, उनको उन्हीं को पावर डिवॉल्व करना चाहिए, ठीक है? डिवोल्यूशन ऑफ पावर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ठीक है? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। इसका यही 2 पर्पस था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पावर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द लोकल गवर्नेंस, ठीक है? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। 16 का क्वेश्चन है, अगेन क्या दिया है? करेक्ट पूछा है, ठीक है? देखिए बहुत सारे 25 के बाद हमारे पास सीधे लगभग 5-6 साल तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए डायरेक्टली इस तरह से। इनडायरेक्टली तो हमने देखा था, अदर पार्ट में कवर किया था। तो 16 के बाद देखेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा है, लेकिन प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि हमारा जो लोकल बॉडी है, ये डायरेक्टली मेंशन है, तो आपको इसको छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। ये देखते हैं क्या दिया है? द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर, देखा था मैंने, क्या था ये? 21 ईयर था। देखिए, ये क्वेश्चन जो करके होगा था, आगे क्वेश्चन सही हो जाता उसका। ए पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, देखो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन के कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ये बिल्कुल ठीक है।
243 में पंचायत का गठन होता है। इसमें ये मेंशन है, अगर कोई पंचायत है, अगर उसका प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हुआ है, तो उसको सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए ही किया जाएगा। एक उसमें शर्त है, इसमें देखेंगे तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है? दूसरा सही हो जाएगा। ये याद रखना है कि इसका 21 ईयर है और ये रिमाइंडर पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर पंचायत डिसॉल्व प्रीमेच्योरली न्यूली फिर उसमें 5 टर्म होता है, लेकिन अगर क्या होता है कि मान लीजिए सिर्फ जो फाइनल जो इलेक्शन होना है और ये जो यहाँ पे मान लीजिए प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हुआ, जो फाइनल इलेक्शन जो हमारा शेड्यूल है उसके बीच में सिर्फ 6 महीने से कम गैप है, तो हमारे यहाँ वहाँ पे री इलेक्शन नहीं होगा। तो ये याद रखना है, तो ये भी एक्सेप्शन याद रखना है। कि देखिए हमारे यहाँ यही होता है कि जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ उसकी भी प्रावधान हो रही है कि मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए स्टेट असेंबली अगर इलेक्शन वगैरह हो गया, अगर मान लीजिए प्री मेच्योर डिसोल्यूशन उसका हो गया, तो उनको क्या है कि उनको सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है? अभी क्या होता है, उनका फुल 5 टर्म मिलता है, लेकिन यहाँ पे पंचायत में ऐसा प्रावधान है, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर सारे सारे पंचायत के इलेक्शन एक सिंक में हो सारे के सारे पंचायतों का, इसलिए किया गया है। अगर सारे पंचायत का हमेशा इलेक्शन होता रहता, पूरी की पूरी कंट्री हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहेगा, ठीक है? इसी को इसको ध्यान रखा गया है, तो ये याद रखना है आपको। 15 का क्वेश्चन अगेन क्या दिया है, पहले करेक्ट मार्क्स करना, पहले देखना 4 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, वही देखिए आ गया फिर क्वेश्चन। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या बताया था मैंने? दो ही ऑब्जेक्टिव था इसका, क्या था? एक होता डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एक दूसरा था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट, पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट, है ना? इसको बोलते हैं ना कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, है ना? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, है ना? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है? तो इसका एक अल्टीमेट यही दो पर्पस था। देखिए ये भी दिया द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, द चीफ ऑब्जेक्टिव, द मेन पर्पस, इस तरह क्वेश्चन है, तो जो कोर ऑब्जेक्टिव है उसको टारगेट करना चाहिए। बाकी ये भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो होता ही है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन भी उनके पास पावर होता है, लेकिन ये कोर ऑब्जेक्टिव नहीं था। कोर ऑब्जेक्टिव इसका यही दो ही था, ठीक है? पहला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा था पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। अब देखेंगे जो बलवंत राय मेहता कमेटी था, बलवंत राय मेहता कमेटी था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा था इनका मैंडेट क्या था, जो हमारा पहला जो गवर्नमेंट का एक वेलफेयर स्कीम था उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? याद रखेंगे आप। और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट जो हमारा था, ये वेलफेयर स्कीम था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो स्कीम था इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसी के एग्जामिन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी थी। इस स्कीम को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराया जाए, तो उन्होंने दो रिकमेंडेशन दिया। पहला तो कि हमारा जो थर्ड ईयर है उसको डेमोक्रेटिकली एम्पावर किया जाए, उनका डिसेंट्रलाइजेशन एकदम थर्ड ईयर तक हो। तीसरा उन्होंने बताया कि लोगों का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में हो, ठीक है? तो ये उनका दो दो पर्पस था, ठीक है? और हमेशा याद रखना है, अगर अब कभी ये ऐसे में आए, मेंस में आए, तो आपको लिखना ही लिखना है ये दो पर्पस, और ये बैकग्राउंड की किस बैकग्राउंड में लाया गया था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो उसमें क्या है ना कि देखिए वो टॉप डाउन था, उसमें बहुत सारा डिफरेंट 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 ब्यूरोक्रेसी जो था, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता था, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर थर्ड ईयर तक नहीं था, ठीक है? तो अल्टीमेट जो लोगों के पास जो अल्टीमेट पावर नहीं होता था, ठीक है? तो ये सब बैकग्राउंड याद रखेंगे तो आप मेंस में ऐसे में वगैरह में हिस्ट्री लिखे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट ज्यादा आंसर एक नंबर मिलता ही मिलता है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको दे दिया हूँ ये दोनों, ये बैकग्राउंड दे दिया आपको पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। The government enacted the पंचायत extension to the schedule area पेशा एक्ट, यार कब था, 1996 में पेशा एक्ट दिया था, उस पे क्वेश्चन है, ओके? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइज इट्स ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पूछा है बहुत सारा, पीआरआई का ऑब्जेक्टिव मींस अर्बन लोकल बॉडी का ऑब्जेक्टिव, अब चीफ ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब देखेंगे कि चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट चूज करना है, तो इसमें क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट आइडेंटिफाइड, देखिए नॉट पूछा है, तीन इसमें से ऑब्जेक्टिव थे, एक नहीं था। हमें क्या था, पेशा क्या था, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पेशा में क्या था, हमें जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया है वहां पे जो पंचायत का जो मॉडल है वहां पे लाया गया, फिफ्थ शेड्यूल में, याद रखना, सिक्स शेड्यूल में नहीं। वहां तो ऑलरेडी उनके पास मैक्सिमम डिवोल्यूशन ऑफ पावर है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं वहां पे, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होते हैं, ठीक है? इनके पास तो ऑलरेडी एकदम मैक्सिमम डिवोल्यूशन ऑफ पावर होता है, ठीक है? इनके पास ऑटोनॉमी होती है, इनके पास, हमारे पास देखा था हमने कि एग्जीक्यूटिव पावर भी होते हैं, लेजिस्लेचर पावर भी होते हैं, कुछ जुडिशियल पावर भी होते हैं इनके पास, जो विलेज काउंसिल वगैरह होते हैं, ठीक है? तो याद रखना है, तो फिर पैसा जो था फिफ्थ शेड्यूल में था, सिक्स शेड्यूल में नहीं था। उसके बैकग्राउंड में क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, अगेन नॉट पूछा है।
सेल्फ प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस बिल्कुल ठीक था। ऑब्जेक्टिव इसका यही था ना कि जो पंचायत एरिया में और जो ट्राइबल एरिया थे, स्पेशली फिफ्थ शेड्यूल एरिया में लोकल गवर्नेंस का सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड किया जाए। रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, बिल्कुल अगर सेल्फ गवर्नेंस हो जाएगा तो उनके जो ट्रेडिशनल राइट है ना, अल्टीमेटली उनका ग्रीवांस क्या था, उनका जैसे पता है ना, हमने बताया था कि वो अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो जल हो गया, जंगल हो गया, जमीन हो गया, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, उनका लैंड का एलिनिएशन था, ये सब इशू ना फेस करे, तो उनको वही था कि उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स है उनको उनको रिकॉग्नाइज किया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, ये क्या था, ये तो ऑटोनोमस एरिया ये सिक्स शेड्यूल में था, सिक्स शेड्यूल में था, ये याद रखना है, ये तो ऑटोनोमस रीजन नहीं था। ये किस में दिया गया है, हालांकि जब पंचायत होता है तो उसमें ऑटोनॉमी आती है, लेकिन उसका पर्पज नहीं था, ये सिक्स शेड्यूल का पर्पज था, सिक्स शेड्यूल में ऑटोनॉमस रीजन में ट्राइबल एरिया, यही गलत हो जाएगा। फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इसका अल्टीमेट पर्पज यही था कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, जिनका जैसे देखते हैं हम हिस्टोरिकली पढ़ते हैं, मनी लॉन्डर थे, ठीक है, नॉन ट्राइबल, तो उनका जो एलिनेशन होता था लैंड को नॉन ट्राइबल द्वारा हो जाता था, ठीक है। बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनका कन्वर्जन वगैरह करते थे। इन सारे के सारे जो लोकल इशू हैं, जैसे उनका जो लिकर वगैरह कंट्रोल हो, प्रोहिबिशन कंट्रोल हो, मार्केट लोकल कंट्रोल हो, माइनस फॉरेन प्रोड्यूस पे उनका कंट्रोल हो, और हमारा जो लोकल माइनर मिनरल्स हो उनकी पर्सपेक्टिव में उनका कंसेप्ट दिया जाए, तो ये सब को करने के लिए ये किया गया था। तो इनका जो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसीलिए, क्योंकि उनका अगर राइट्स नहीं होगा उनके पास तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये राइट्स एक्सप्लोर किया था, तो याद रखना है। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होता है, लेकिन ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। इसका ऑटोनोमस रीजन किसका था, ये सिक्स शेड्यूल में था, ये हमारा पेशा से नहीं किया गया था, बाकी तीनों सही है। सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करना, उनका ट्रेडिशनल राइट पे रिकॉग्नाइज राइट्स को रिकॉग्नाइज करना, और ट्राइबल्स पीपुल है उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ये तीन पर्पज थे, ठीक है, तो याद रखना है। ये हमने दे दिया है, और सिक्स शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल में आपके अंतर पिछले लेक्चर में हमने बता ही दिया था। और हमेशा याद रखिए कि जब भी ट्राइबल पे क्वेश्चन आए तो आपको सारा का सारा जितने, जैसे हमने पता था कि पहले फिफ्थ शेड्यूल हो गया, सिक्स शेड्यूल हो गया, ठीक है, फिर आपको हमें ये पेसा एक्ट हो गया, इससे हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट, इससे हमारे पास लैंड लैंड का है ना, लैंड रिहेबिलिटेशन एंड री सेटलमेंट एक्ट है, जो 2013 का एक्ट है। ये सब आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे इशू, ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिवली जब हम पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही मेंस में पढ़ेंगे तो ट्राइबल पंचशील होता है, ठीक है, ट्राइबल पंचशील होता है, ठीक है, ट्राइबल का जो इंटीग्रेशन का इशू है जो इंडिया फेस किया था, हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में, इसको थोड़ा-सा बताएँगे आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानना है, क्योंकि हिस्टोरिकली इनका ग्रीवांस था ना, जब हमारा देखेंगे ट्राइबल जो होते हैं, एक ऑटोनॉमस रीजन था उनका, वो एक्चुअली ऑटोनॉमी एन्जॉय करते थे, लेकिन जो हमारे कॉलोनियल एरिया में थे, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगा, तो इसलिए बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके प्रॉब्लम को समझते थे, इसलिए उनको स्पेशल पावर दिया गया था ना 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में, फिर बाद में उनको फॉरेस्ट राइट वगैरह में उनको स्पेशल राइट दिया गया, फॉरेस्ट है उनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उन पे कलेक्टिव राइट है, इंडिविजुअल राइट है। उन पेशा वगैरह में उनको उनकी खुद की जो विलेज ऑटोनॉमी है, उनको रिस्टोर किया गया। फिर हमारे पास लैंड एलियनेशन को रोका गया इसमें लैंड एक्ट में। इस तरह का प्रोविज़न लाया गया था उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल उनको उनका जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है, वहाँ ट्राइबल एरिया में जो है, वहाँ के उसके लिए भी, ठीक है? तो याद रखना है आपको। अगेन फिर आगे पेशा पे, द एरिया कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, व्हाट इज द रोल पावर ऑफ द ग्राम सभा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया कि जहाँ पे पेशा इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ग्राम सभा को पता है ना, ग्राम सभा को बहुत स्पेशल पावर होती है, तो उसमें दिया ग्राम सभा के पास क्या क्या पावर होता है, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्या अगर करेक्ट पूछा है, तीन स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा। पहला देखिए, ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ द लैंड इन द शेड्यूल एरिया, बिल्कुल इनके पास मेन पर्पज ही यही था इनको, कि जो देखा था ना पीछे हमने, मेन पर्पज यही था कि जो ट्राइबल लैंड है वो नॉन ट्राइबल लैंड को एलिनेट ना हो, इसीलिए ये लाया गया था पेशा एक्ट, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ द माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल इनके पास ग्राम सभा होता है, जैसे एक ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में जैसे सैक्रेड ग्रोव होते हैं, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, इनका सारा का सारा जो कलेक्टिव ओनरशिप होता है, वो हमारा ग्राम सभा ही होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ओवरऑल पूरे ट्राइबल एरिया को मैनेजमेंट के लिए इनके पास स्पेशल पावर होती है ग्राम सभा के लिए। देखो, रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल, देखिए एनी मिनरल दिया है, हमने देखा पिछले ईयर में, इनका ग्राम सभा का रिकमेंडेशन चाहिए किसी भी तरह के माइनिंग माइनर मिनरल के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, या उनकी माइनिंग के लिए, लीज के लिए, याद रखना है, सारे मिनरल के लिए नहीं, मेजर मिनरल के लिए नहीं होता है,
मेजर मिनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव है, ठीक है, तो याद रखना है। तो माइनर मिनरल है, देखिए ये एक शब्द पूरे स्टेटमेंट को गलत कर दिया, इसलिए एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एनी नहीं आएगा, क्या है, माइनर मिनरल में जो होता है उनका एक रिकमेंडेशन मस्ट है, ठीक है, ये मस्ट है, ठीक है। तो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपको याद रखना है ये, ठीक है, कि ग्राम सभा के पास इसके पास स्पेशल पावर है। और आपको पता होना चाहिए, जो मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये मेंस के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है, कि हमारे ट्राइब इससे पूछ दिया कि हमारे जो ट्राइबल पीपुल हैं उनके ओवरऑल वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया था। पिछले 2025 में भी क्वेश्चन आया था ये। तो हम देखेंगे, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखेंगे, तो फिफ्थ शेड्यूल से शेड्यूल लिखेंगे, फिर उसमें रिजर्वेशन वगैरह लिखेंगे ना, टू थर्टी टू 332 में वगैरह रिजर्वेशन वगैरह देखेंगे, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा वगैरह में। फिर ये एसटी का क्लास के लिए जो रिजर्वेशन है, जो हमारा उनका एजुकेशन क्लास इंस्टीट्यूट में, और हमारा जो जॉब वगैरह में वो लिखेंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास लीगल मेजर भी देखेंगे, स्टैट्यूटरी मेजर, तो उसमें वही देखेंगे, पेशा लिखेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट लिखेंगे, इस तरह से। फिर हम इस तरह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी हैं, तो इसमें ट्राइफेड का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है, कि ओवरऑल किसी एक कम्युनिटी को, सोसाइटी में भी चैप्टर है ये, और हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का भी पार्ट है, कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या यूज इशू किया गया है, ठीक है। हमने देखा था ना, 338A में हमारे पास क्या है, हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ ट्रिब्यूनल ट्राइब है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ट्राइबल को दिया गया, उनके ओवरऑल उनका जो यही देखता है कि ये उनको अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उनके राइट्स को वायलेशन हो रहा है कि नहीं, राइट्स प्रोटेक्शन हो रहा है, उनका राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इनका ये मैंडेट होता है, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, क्या दिया है, अगेन 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है? इन इंडिया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है, एमपीसी के बारे में क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया है, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बताया था 243 ZE में है, ठीक है। ऐसे हमने एक क्वेश्चन बताया था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग किसमें बना था, 243 ZD में है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। क्या दिया, मेट्रो प्लानिंग कमेटी के बारे में दिया है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसमें आर्टिकल में 243G में, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, ये हमेशा याद रखना, आपको बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 243 JDE, ठीक है। आगे, इसका मैंडेट ही होता है प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। इनका क्या होता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंसिवली जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, वो वही होता है। फिर उनको ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान ये स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल में जाता है, तो इस तरह से बॉटम अप प्लानिंग चलता है। तो इनका मेट्रो प्लान कमेटी का इसका एरिया मैंडेट ही होता है कि जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लानिंग है एज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया एज ए होल, उसको तैयार करे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सिर्फ इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर द इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। देखिए हमें क्या है ना, जब हम पढ़ेंगे ना, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया पढ़ेंगे, अगर मेंस में स्पेसिफिक पढ़ेंगे, तो उसमें क्या देखते हैं, जितने भी पंचायती है, पंचायत वगैरह है, स्पेशली म्यूनिसिपैलिटी में, वहाँ बहुत सारे पैरा स्टेटल बॉडी बोलते हैं, पैरा स्टेटल बॉडी। अब देखेंगे, आप दिल्ली वगैरह में ही देखेंगे, तो दिल्ली अब देखेंगे, एक जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड एक अलग है, वाटर के दिल्ली जल बोर्ड है, म्यूनिसिपल ऐसे एमसीटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली उसका अलग है, डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक अलग है। तो बहुत सारे पैरा स्टेटल बॉडी होते हैं, सिर्फ एक सोल अथॉरिटी इनका नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक है। एक एक ये एक प्लेयर होते हैं, और भी बहुत सारे ऑटोनमस, अब तो देखिए हमारे पास स्पेशल पर्पज व्हीकल भी आ जा रहा है, ठीक है। हमारे देखेंगे आप, जो हमारे स्मार्ट स्मार्ट सिटी की परियोजना में इनको स्पेशल पावर दिया गया है, ठीक है, लोकल पंचायत को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, 1 and 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो एमपीसी है ये स्ट्रिक्टली कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, इसका सोल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, नॉट होल्ड द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें बहुत सारे पैरा स्टेटल बॉडी होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी होता है, जैसे स्पेशल पर्पज व्हीकल वगैरह है, ठीक है। इस तरह से भी याद रखना है आपको, ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे, इसको एक टर्म होता है ना, पैरा स्टेटल बॉडी बोलते हैं, पैरा स्टेटल बॉडी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एक पैरेलली वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम को रन करते हैं, इसलिए होता है ना, अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होती है, फायर के लिए कोई अलग है, वाटर के लिए अलग है। एक कॉम्प्रिहेंसिवली मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो गवर्नेंस है वो सफर होता है, क्योंकि वो होता है ना, मल्टीपल एजेंसी होती हैं, शिफ्टिंग ऑफ द अकाउंटेबिलिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे पे शिफ्ट करते रहते हैं। देखिए कोई भी इशू आता है,
तो कॉम्प्रिहेंसिवली जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो करेक्टिव मेजर नहीं लिए आ जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम जस का तस बना रहता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये प्रॉब्लम है। अब जब स्पेशली 73rd 74th का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसको जब एनालाइज करेंगे तो सब ये सब प्रॉब्लम आता है उसमें। ठीक है, देखिए मेंस का पॉइंट से उठा लिया गया है। अगर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन 2011 क्वेश्चन क्या दिया है, करेक्ट आंसर, तीन स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है, क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, विच एम टू प्रोमोट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, इन द कंट्री प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या दिया है, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, हमने देखा था 1992 में था, उसका एम था क्या कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना। तो 73rd अमेंडमेंट में कौन कौन से ऐसे बॉडी बनाए गए, तो वो एक क्वेश्चन पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये क्या था, ये 74th में बना था, 74th में हमने देखा था पिछले, 74th में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, 74th में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये सारे के सारे इसमें 74th में बने थे, 73rd में नहीं बने थे। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, ये बिल्कुल सारे के सारे जो पंचायत इलेक्शन है कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमारा जो है हमारे पास है ना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, हमारा है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, जो एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी एमएलए वगैरह होते हैं उनको करता है, लेकिन जितने भी पंचायत के इलेक्शन होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। और किसमें कंस्टिट्यूट किया गया, 243 के, और इसमें ये किसमें अमेंडमेंट है, 73rd द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है स्टेब्लिशमेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल, जिसे स्टेट, जिसे सेंट्रल से जो देखा था, स्टेट में जो फंड का डिवोल्यूशन होता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन, फिर डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में स्टेट का जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये क्या आता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, लेकिन स्टेट से पंचायत और म्यूनिसिपल जो थर्ड टीयर है, यहाँ पे जो ओवरऑल जो डिवोल्यूशन है, वो कौन रिकमेंड करता है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, और इनका गठन हुआ तो 243 आई, और ये किसमें हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना है कि जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी था और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी था, ऐसे ना मेट्रोपॉलिटन पॉलिटिक कमेटी भी था, ये क्या है, 243 जेड ई। ठीक है, ये याद रखना है, जो डेवलप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये 74th द्वारा बनाए गए थे। देखिए होता क्या है, जैसे हमने बताया था, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट एज ए होल है, इसमें दो तरह के होते हैं, कुछ रूरल एरिया भी होंगे, कुछ अर्बन एरिया भी होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एज ए होल को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरह से प्लानिंग बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाया गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाया गया। अब इसका मैंडेट यही होता है कि ओवरऑल जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है डिस्ट्रिक्ट एज ए होल को तैयार करे। ऐसे हमने एमपी देखा, एमपीसी देखा था, क्या था, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, तो इसका भी पूरा मैंडेट होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया एज ए होल, उसमें बहुत सारे देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया के जो हमारे ये जो मार्जिन में होते हैं बहुत सारे रूरल एरिया भी होते हैं, लेकिन एज ए होल को ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान करने के लिए एमपीसी बनाया गया है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये हमारा 74th द्वारा बनाया गया था, दोनों दोनों 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आपको। क्या दिया है, इफ ए पंचायत डिजॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, देखिए हमने क्या था ना, अगर प्री मेच्योर डिजोल्यूशन होता है पंचायत का अंडर, आर्टिकल भी याद रखना हमेशा आपको, इस तरह का आर्टिकल हमेशा, हमें बाकी सब आर्टिकल याद रखते हैं, देखिए लोकल बॉडी के बहुत सारे हमें बहुत सारे बच्चों को लोकल बॉडी का, ऐसे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके हमने देखा था जो आर्टिकल, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टू पंचायत किसमें है, 243 ए, ग्राम सभा कितना है, 243 ए, स्टेट इलेक्शन किसमें किसमें है, 243 के, स्टेट फाइनेंस कमीशन किसमें है, 243 आई, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किसमें है, 243 जेड डी, डिस्ट्रिक्ट हमारा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या है, 243 जेड ई। इस तरह से आपको याद रखना है। ऐसे 243 देखेंगे, डब्ल्यू में हमारे पास क्या है, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के उसके पावर फंक्शन वगैरह दिए गए हैं, ये सबको याद रखना है। तो इसमें हमने देखा था पिछले बार क्वेश्चन में क्या था कि प्री मेच्योर डिसोल्यूशन होता है, तो इसी आर्टिकल में दिया है तो उनको विद इन 6 मंथ्स में होना ही चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन देखा था मैंने, एक एक्सेप्शन देखा था, क्या था, हाउ एवर इफ द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द डिजॉल्व पंचायत टेन्योर इज लेस देन 6 मंथ, ठीक है, जिसे बताया था कि अगर यहाँ तक मान लीजिए 5.5 महीने 5.5 साल के बाद डिजॉल्व हो गया, 6 महीने बचे हैं उसके उसका जो फुल टर्म होने के लिए 6 महीने बचे थे, तो वहां पे नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, फ्री सिलेक्शन नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट शॉर्ट टर्म, ठीक है, अगर रिमेनिंग पीरियड 6 महीने से कम है, ठीक है, तो याद रखना है आपको, और ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 का क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पता है, जैसे हमारे पास पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्जिस्टेंस में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1947 से, फिर हमने उसको रिपब्लिक दिया, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, 1950 में, ठीक है। ऐसे हमने देखेंगे स्टेट को, जो स्टेट के जो ऑटोनॉमी दी गई थी किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में, है ना, फुल ऑटोनॉमी दिए गए थे इनको। ऐसे देखेंगे जो हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे पहले मद्रास में लगभग 60 में ही बन गया था, 17वीं सेंचुरी में ही बन गया था। जो तो थर्ड ईयर गवर्नमेंट है, और हमारे यहाँ उसको म्यूनिसिपैलिटी में 17वीं सेंचुरी में ही बन गया था। ऐसे में हम देखेंगे पंचायत वगैरह जो था हमारे यहाँ, क्या है हिस्टोरिकली क्या था, इनके पास बहुत ऑटोनॉमी थी, ठीक है। ये इनके पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पावर भी थे कुछ हमारे तरफ से, ठीक है। खाप पंचायत वगैरह के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं। तो पंचायत वगैरह बहुत हिस्टोरिकली थे, लेकिन कॉलोनियल एरा में सबसे पहले मद्रास का जो था, ये हमारा 1688 में बना था। उसके बाद फिर ये मुंबई बना, कलकत्ता बना, फिर दिल्ली तो बहुत बाद में बना है। हमारे समझ से पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद दिल्ली बना है, ठीक है, तो याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसी को आज मद्रास को कॉर्पोरेशन को बदल के चेन्नई कॉर्पोरेशन हो गया। अब मैं गया था चेन्नई, इसका बहुत मतलब बहुत अच्छा बिल्डिंग है इसका हिस्टोरिकली। जो वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट बगल में है। देखेंगे उसको बहुत सारा एक टूरिस्ट साइट भी हो गया है। लेकिन इसका इसका एक इम्पोर्टेंस यही है कि पूरे के पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे के पूरे कॉमनवेल्थ नेशन में ही पहला एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था आउटसाइड द ग्रेट ब्रिटेन। ये पूरा का पूरा उस समय पूरे पूरे के समझिए साउथ एशिया में सबसे पहला एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था ये, ठीक है, याद रखना है। बाकी तो बहुत बाद में बने, और दिल्ली हमारा 1958 में बना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में बना है, ठीक है। इस तरह के जो हिस्टोरिकल फैक्ट कभी याद रख लेंगे तो आपको कहीं एक एक दो कहीं पॉइंट कोट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे एक क्या होता है कि हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस तैयार हो जाता है इससे। अगर जितने भी वीआईक्यू अगर हमने कर लिए 30 साल के, तो इतने सारे फैक्ट हमें याद हो गए। इस फैक्ट को हम प्री में भी यूज करेंगे, मेंस में भी यूज करेंगे, अपने आर्गुमेंट फ्रेम करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में हमने इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है लगभग, उसमें भी देखेंगे 2005 से लेके 1995 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, तो उस पार्ट को भी जरूर देखेंगे, उसमें पिक्चर को कंक्लूड करेंगे इफेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें क्या है दिया है, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस प्रोग्राम, व्हाट इज निर्मल ग्राम पुरस्कार। देखिए ये बहुत ये गवर्नेंस गवर्नेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि जैसे अभी हमारे पता है ना, ग्राम वो हमारे पास क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, एसबीएम चलता है, स्वच्छ भारत अभियान। उस समय चला था निर्मल ग्राम पुरस्कार। निर्मल ग्राम में क्या था कि ये होता है कि संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम था, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम था कि किसी ग्राम पंचायत में, जहाँ पर वो ओडीएफ डिक्लेयर, ओडीएफ है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री जो डिक्लेयर हो जाता था, और वो अपने जो पंचायत में अगर अपनी ओवरऑल हाइजीन को, इन्वायरमेंटल क्लीननेस को प्रमोट करते थे, तो उनको दिया जाता था, ये पंचायत को दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंसेंटिव स्कीम था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए था, ये स्कीम किसके लिए था, पीआरआई के लिए था, ठीक है। ये हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है कि इंक्लूड किया है कि आपको पता होना चाहिए कि आगे हम पढ़ेंगे इसको, कि जो स्वच्छ भारत अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन था, और ये जो निर्मल ग्राम अभियान था, निर्मल ग्राम मिशन था, इनमें अंतर था। इसमें क्या था कि ये बिल्कुल टॉप डाउन था, ठीक है, इसमें कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट को नहीं चेंज किया गया था। ये क्या था, ये हमारा तो देखेंगे बॉटम अप था, एक तरह से सिटीजन लेड मूवमेंट था। इसमें देखेंगे कि हम एक तरह से उनके बिहेवियर चेंज को भी हमने किया, फिर उसको अभी क्या है सस्टेन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन थर्ड फेज चल रहा है इसका। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपको एक तरह से एथिक्स का केस स्टडी बनता है, ठीक है, केस का केस स्टडी बनता है कि कैसे जो स्वच्छ भारत अभियान था अर्लियर प्रोग्राम से कैसे भिन्न था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता है। तो ये निर्मल ग्राम पुरस्कार था उस समय, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि पंचायती राज को, पंचायत वगैरह को पुरस्कृत करना, जो ओडीएफ फ्री उन्होंने डिक्लेयर किया है, और हमारे पास जो इन्वायरमेंटल क्लीननेस के लिए काम करते हैं अपनी पंचायत में, ठीक है। चलिए मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ, फटाफट जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने थर्ड ईयर को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है। 73rd 74th अमेंडमेंट है, ये है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73rd में हमने बताया था कि हमारा वो हमारे पास पार्ट 9 जोड़ा, फिर हमारे पास पार्ट 9 है हमारा हमारा अर्बन लोकल बॉडी आती है, म्यूनिसिपैलिटी आ जाती है। ऐसे 11th शेड्यूल हमारा पीआरआई है, और अर्बन लोकल बॉडी हमारा 12th शेड्यूल है, तो इसको याद रखना है। और हमने आर्टिकल भी बताया था कि 243 जेड ओ तक, 243 से लेकर 243 जेड ओ 243 ओ तक हमारा पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ऐसे 243 पी से लेकर जेड डी तक, 243 जेड
हमारा जेड जी तक, जेड जी तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्बन लोकल बॉडी है। तो ये आपको आर्टिकल हमेशा कोट करना है, याद रखना है। और हमने पता है कि इसका जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या था? हमारे डीपीएसपी में मैंडेट था ही, गांधीयन प्रिंसिपल था कि हमें जो हमारा स्टेट का मैंडेट है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे और उनको उस तरह से पावर एंडाउ करे कि वो एज ए सेल्फ गवर्नेंस यूनिट के रूप में फंक्शन कर पाएँ। और हमारे पास इसका अल्टीमेट पर्पस क्या था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस इन द पार्टिसिपेशन ऑफ इन द पीपल इन द गवर्नेंस प्रोसेस, इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है? इसका मैंडेट हमने देखा था। और हमें पता है कि जो ओवरऑल बलवंतराय मेहता कमेटी के बाद 3 टियर कमेटी बना 3 टियर सजेशन हमने एक्सेप्ट किया था, लेकिन हमारा कुछ एक्सेप्शन है जिसमें 20 लाख से कम पॉपुलेशन होता है किसी स्टेट में, सेकंड टियर नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो याद रखना है आपको। और ग्राम सभा जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। पहले क्या होता था कि पहले ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्या होता है वो व्हिम्स और फैंसी होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उनका रेगुलर इलेक्शन भी नहीं होता था, उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी नहीं था। तो हमारे पास जैसे कि ग्राम सभा का 243 में कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है, फिर 243 जे डी में ग्राम पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है, ठीक है? इस तरह से याद रखना है आपको। और हमें क्या-क्या है कि 73rd अमेंडमेंट द्वारा ही स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जिसका मैंडेट है कि जितने भी पंचायत के इलेक्शन है, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ऐसे ही देखेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन बना था 243 आई में, वो भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बना था। इसका मैंडेट क्या है कि स्टेट से जो लोकल गवर्नमेंट जो फंड का डिवोल्यूशन होगा, कौन-कौन से टैक्स उनको असाइन होंगे, है ना? ग्रांट इन एड का फ़ॉर्मूला क्या होगा, वो स्टेट फाइनेंस इलेक्शन तय करता है, ठीक है? और हमें पता है कि हमें ये भी पता है कि जो हमारा 92nd 93rd अमेंडमेंट जो है, 73rd 4th अमेंडमेंट जो है, उसमें क्या था कि हमें एससी-एसटी का जो रिज़र्वेशन है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया है। और जो वीमेन का रिज़र्वेशन मिनिमम 1/3 है। और देखेंगे किसी-किसी स्टेट में स्पेशली देखेंगे बिहार वगैरह में 50% रिज़र्वेशन है, तो मिनिमम 33% है। और ये भी रखना जो ओबीसी रिज़र्वेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है ऑप्शनल है, वो अपना अपने यहाँ कर सकती है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है म्युनिसिपैलिटी वगैरह में ओबीसी का रिज़र्वेशन भी कर रहे हैं, ठीक है? बाकी हमने देखा था कि जो आपको 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि 11th शेड्यूल जो था 73rd से जोड़ा गया था, इसमें लगभग 29 सब्जेक्ट हैं। और 12th शेड्यूल हमारा 74 से जोड़ा गया, तो इसमें लगभग 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो याद रखना है। और ओवरऑल अब इसमें सब्जेक्ट मैटर भी पता होना चाहिए। हमने देखा था कि इसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन वगैरह है ना? हमारे पास ये जो होता है फेयर प्राइस ऑफ वगैरह, ठीक है? ये सब का जो होता है फेयर प्राइस ऑफ हो गया, रूरल हमारा जो वो जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह हो गया, उसके विषय आते हैं। म्युनिसिपैलिटी में हमने देखा था पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। जो अर्बन लोकल बॉडी होते हैं, हमने देखा था कि जो रूरल लोकल बॉडी होते हैं, वो 3 टियर गवर्नेंस होता है उनका। नीचे हमारे पंचायत स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे। लेकिन अर्बन लोकल बॉडी होती है, पैरेलल नहीं, ये हमारे पास ये पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब इन द सेंस कि ये 3 टियर स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें देखेंगे जिस एरिया में किसी कहीं पे नगर पंचायत होगा, कहीं पे नगर निगम होगा, कहीं पे नगर परिषद होगा, है ना? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस एरिया का नेचर क्या है, ठीक है ना? वो तो जैसे कि नगर पंचायत जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, वहाँ पे जो रूरल टू अर्बन में ट्रांजिशन हो रहा है, जो स्मॉल अर्बन लोकल बॉडी होती है, उनके लिए म्युनिसिपल काउंसिल होता है और जो लार्ज अर्बन एरिया होता है, उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है? याद रखना है। और ये कमेटी आपको याद होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली मेंस के लिए तो आपको पता ही है। हमने बताया था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने 3 टियर बनाया था। फिर हमारे पास अशोक मेहता कमेटी बनाई गई थी, जो हमारी जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने सेकंड टियर बताया था, 2 टियर बताया था। फिर आगे देखेंगे, फिर हमें एलएम सिंघवी बनाई गई थी, इन्हीं एलएम सिंघवी कमेटी के द्वारा ही हमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ये याद रखना है आपको, राजीव गांधी की सरकार में, ठीक है? हाँ? याद रखना। ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल को पूछ रहे हैं कि उस जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके पीछे उस समय कौन गवर्नमेंट था? हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो इस तरह का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कौन-कौन सा जो मेजर मेजर अमेंडमेंट था, वो कौन-सी गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है? और ये जितने भी आर्टिकल मैंने दे दिए, आपको इसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज़ करने के लिए दे दिया, हमने पढ़ा दिया है, लेकिन जैसे डीपीएसपी वाला 40 तो आपको पता है, 243 ग्राम सभा, जी में पावर ऑफ पंचायत दिया है, फिर पंचायत में दिया है 243 में पंचायत का गठन वगैरह का दिया है, ठीक है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का आपको हमेशा याद रखना है 243 के, ऐसे स्टेट फाइनेंस कमीशन का, और स्टेट फाइनेंस कमीशन और म्युनिसिपैलिटी में ये दिया है, स्टेट 243 के आई भी दिया है, ठीक है? याद रखना है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल प्लानिंग कमेटी, ये हमने देखा है 2 आर्टिकल जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है 74th के द्वारा बनाया गया, याद रखना है। अब 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं 12th शेड्यूल में, और एक बार थोड़ा-सा देख, जब भी एग्ज़ाम से पहले एक बार मोटा-मोटा देख के जाएँ, ठीक है? कि कौन-सा ऑब्वियसली उसमें होना चाहिए, कौन-सा नहीं है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है?
ताकि फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि हमें आप क्या कहते हैं कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है ना, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्सेज हमारा जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरह से जो है, जो सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर का जो अंतर है, ठीक है, किस तरह से कुछ अभी देखेंगे, आगे भी क्वेश्चन आएगा कि देखेंगे कि कुछ न कुछ मैंडेटरी प्रोविजन था और कुछ न कुछ ऑप्शन प्रोविजन था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे कि पंचायत का गठन है, ये ऑप्शन, ये हमारा मैंडेटरी है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हमारे पास डायरेक्ट इलेक्शन होगा, वो मैंडेटरी है। हमारे पास जो ग्राम सभा का इलेक्शन होगा, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होगा, वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है कि डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। तो ये याद रखना है आपको। इस तरह से कुछ ऑप्शनल और मैंडेटरी प्रोविजन याद रखना है, जैसे रिजर्वेशन वगैरह मैंडेटरी है, वीमेन का एससी का मैंडेटरी है, लेकिन ओबीसी का ऑप्शनल है। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम इस सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें लगभग जितने रिमेनिंग क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। और उसके बाद ये जो हमारा ये क्या है ना कि यूट्यूब पे हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें हम यूपीएससी की पॉलिटी के सिलेबस को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहे हैं। देखेंगे लगभग सब चैप्टर वाइज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कवर किया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कवर किया, इलेक्शन कवर किया। अभी हम थर्ड ईयर गवर्नमेंट कर रहे थे, लगभग फैग एंड में एक दो क्लासेस और बचे हैं। इसके बाद हमारा एक पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इस मिशन में भागीदार बनिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना? जो भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और अपने जितने जिसको भी इस तरह के लेक्चर की ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है? और इस टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, इसका जो मैं फाइनली जो पीपीटी वगैरह होगा मैं इसके ऊपर शेयर कर दूँगा। बट अल्टीमेटली कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।